Today is 4th Feb, Saturday, and this is your day 17 of SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। आज आप सभी लोगों ने अपने स्कोर कार्ड तो देख लिए होंगे जो प्रीलिम्स के आपके मार्क्स आए हैं। तो कुछ मिथ्स आज मैं ब्रेक करना चाहूँगा कि किस किस बच्चे को CPWD मिल सकता है और कौन BRO तक ही सिमट के रह जाएगा। फुल टेस्ट को कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। पहली बात तो फुल टेस्ट देना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ मैं कैसे अटैम्प्ट करना है फुल टेस्ट को, ताकि आप एग्ज़ाम में भी बिल्कुल उसी तरह से अटैम्प्ट करें और 250 प्लस मार्क्स आप गेन कर सको। तीसरा, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि आखिरी के 20 दिन बचे हैं अब SSC JEE मेंस के लिए। तो जिनकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, और जो अभी तक बस सिर्फ सोच रहे हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करूँ, तो जाग जाओ, 20 दिन भी बहुत हैं। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, एक सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है SSC JEE मेंस। और डायरेक्शन लेस होके सोचोगे कि आपको सब कुछ आता है, तैयारी नहीं करोगे, तो कितनी भी आपके पास नॉलेज है तब भी नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। तो आखिरी के 20 दिन में मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, भले ही आपकी नॉलेज जीरो हो या आप दुनिया की सभी चीज़ें जानते हो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। और आज का लाइफ पर्पज़ आपको मिलेगा डे 17 का। तो सबसे पहले आपको आज का लाइफ पर्पज़ मैं बता देता हूँ कि आपको आज क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो डे 17 है आपका आज। तो आज आपको क्या करना है, स्लैब डिज़ाइन। अब स्लैब डिज़ाइन WSM से नहीं करोगे, आप LSM से ही करोगे। बहुत ज़्यादा टाइम बच गया है तो एक बार WSM से देख लेना, लेकिन मेनली आप LSM से ही करोगे। SFD एंड BMD का क्वेश्चन ट्राई करोगे। SSC JEE मेंस के पिछले क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। जो आप SFD BMD एक बार कर चुके हो क्वेश्चन को, दोबारा से उसको रिपीट मत करना, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के अंदर कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन SFD BMD का नहीं आएगा जो SSC JEE में पूछा जा चुका है, क्योंकि बहुत वेरिएशन हो सकती है इसके अंदर, हर बार नया क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। तो कोशिश करना कोई नया क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, और इसके लिए आप ESC प्रीवियस ईयर को देख सकते हो। और आपको स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का ही SFD BMD बनाने हैं। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए आपको MDM या SDM की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो अभी उससे करना बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर जो ये आ जाता है आप उसको दिमाग लगा के वहाँ पे सोल्व करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो इसलिए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की ही प्रैक्टिस करना, और ESC मेन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। OSD क्वेश्चन कर चुके होंगे आप, एक बार 2-3 मिनट में, 4 मिनट में मैक्सिमम इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करना। आई नो आप इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो और आपका आंसर सही भी आ जाता है, लेकिन अब आपको कोशिश करनी है कि इसको मैं 3-4 मिनट में ही निकाल दूँ पूरा। चौथा, कंसोलिडेशन के क्वेश्चन। तो कंसोलिडेशन के क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल की बात आती है तो न्यूमेरिकल में वैराइटीज़ देखो। तो वैरायटी के लिए आपको ESC मेंस के क्वेश्चन जो कंसोलिडेशन के पूछे गए हैं, या तो सेटलमेंट के या फिर टाइम ऑफ कंसोलिडेशन निकालने के लिए 60% से कम और 60% से ज़्यादा, दोनों के लिए आपको ट्राई करने पड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि उस दिन, एग्ज़ाम वाले दिन, कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राइज एंड फॉल मेथड। अच्छा हाँ, न्यूमेरिकल जब आप प्रैक्टिस करो, कभी भी ये मत सोचना कि हाँ इसको मैं ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, फिर सॉल्यूशन देखो कि हाँ ऐसे ही हो रखा है। कभी भी न्यूमेरिकल को सिर्फ ये मत सोचो कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, स्टेप देख लिए, आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे अगर आपने सिर्फ उसकी स्टेप्स देखे हैं। तो न्यूमेरिकल को खुद से अपने हाथ से उसको सोल्व करना है, आपको आखिरी आंसर तक मैच कराना है। अगर आखिरी आंसर नहीं मैच हुआ आपका और आपने देखा कि हाँ ये गलती थी, तो पहली बात तो अगर मैच नहीं हुआ, आपने देखा आंसर फाइनल, जैसे आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया पूरा और लास्ट में आपका फाइनल आंसर आया 251.5, आपने सॉल्यूशन में उसका आंसर देखा, उसका आंसर था 150। तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको उसी क्वेश्चन में देखना है आपने गलती क्या की थी। गलती पता लग जाए तो फिर से दोबारा से सोल्व करना है जब तक आंसर सही नहीं आ जाता है। तुरंत सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है कि सॉल्यूशन से देख लिया और कर लिया। जब तक आपका कॉपी में आंसर सही नहीं आएगा, आप वहाँ पे भी आंसर सही निकाल पाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको लेसी डिज़ाइन एक बार फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर से लेसी डिज़ाइन आप बहुत बार कर चुके हो, इस बार आप करोगे कि आप इसे 3-4 मिनट में कंप्लीट कर दो, क्योंकि अगर जो एग्ज़ाम में आए तो आपका टाइम बहुत बच जाए, क्योंकि सारा खेल टाइम का ही है और एक्यूरेसी का है एग्ज़ाम में। रेलवे अब तक आपने नहीं किया तो रेलवे के जितने भी PYQ अब तक पूछे गए हैं SSC JEE में, वो किसी स्टेज से भी रिलेटेड हो, कि बालास्ट की प्रॉपर्टीज़ हो, ठीक है, या फिर आपके पास जो स्लीपर्स होते हैं वो कितने तरह के, कैसे कैसे होते हैं, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ठीक है, या फिर आपके पास जो परमानेंट वे है उसकी डायमेंशन, ये सब। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उन सबको देख लेना है, ताकि अगर रिपीट हो क्वेश्चन तो आप उसे कर पाओ, ठीक है। तो ये होगा थ्योरी वाला पार्ट। और थ्योरी में आपको सीमेंट के थ्योरी वाले क्वेश्चन सभी करने हैं, SSC JEE मेंस के भी और ESC के भी। जितने क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये अप्रोचेबल हैं, वो सब क्वेश्चन कर लेने हैं आपको सीमेंट के।
और थ्योरी का एक ही रूल है कि क्वेश्चन देखना है आपको, पहले सीधा सॉल्यूशन नहीं देखना है। क्वेश्चन देखोगे और उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन खुद से लिखना है। जितने पॉइंट्स आप लिख सको उतने लिखो, और विद इन टाइम बाउंडेड तरीके से ही आप इसको करो। कि अगर जो आपसे पूछा है डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट, तो 5 मिनट का टाइमर लगाओ और लिखो जितने भी टाइप ऑफ सीमेंट है, और उसके बाद उनके बारे में लिखो। ठीक है, तो ये तो आपका है डे 17 का पर्पज़, इसको आपको कंप्लीट करना है। और ध्यान रहे, ये मैं एक मिनिमम पर्पज़ आपको दे रहा हूँ कि इसके 2-2 4-4 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। उसके बाद जो टाइम बच जाता है, उस टाइम में आपको पूरा दिन रिवाइज ही करना है। दूसरे दूसरे जो भी आपके पास आपको लगे, एक ये भी तरीका अपना सकते हो कि एसएससी जेईई मेंस की बुक ली, ठीक है, उसको कहीं से भी खोल दिया, ठीक है, या फिर कोई भी पेज नंबर इमेजिन कर लिया, उस पेज को खोलो, उस पे जो भी क्वेश्चन है उसको ट्राई करो। ठीक है, विद इन टाइम आप उसको ट्राई करो। ये एक तरीका होगा ताकि आपके आपके प्रिपरेशन में एक रैंडमनेस आ सके कि आप एक कोई भी रैंडम आपके ऊपर एक क्वेश्चन थ्रो कर दिया, आप उसको कैसे झेल पा रहे हो, उसको क्वेश्चन को कर पा भी रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि एसएससी जेईई मेंस के पेपर जब आपके सामने आएगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आपको कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2 घंटे होते हैं और क्वेश्चन इतने सारे हैं, आप डिसाइड भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो अभी से इस चीज़ की आदत डालो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे अभी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली अटैम्प्ट कर सको बिना कुछ सोचे समझे भी। तो ये आपका रहेगा डे 17 का पर्पस। अब बात करते हैं कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो आपके आखिरी के 20 दिन बचे हैं एसएससी जेईई मेंस के लिए। आज आपका सबका स्कोर कार्ड आया है। अगर जनरल की बात करें तो अगर 110.05 भी आपके मार्क्स हैं, तब भी आपको एसएससी जेईई सीपीडब्ल्यूडी मिल सकता है, तब भी सीपीडब्ल्यूडी जेईई मिल सकता है। बिल्कुल दिमाग में ऐसी थॉट मत लाना कि मेरा तो जस्ट क्वालिफाई हुआ है, अगली बारी से प्रिपरेशन करेंगे। पूरा 1 साल लग जाएगा, 1 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा। कितने रिसोर्सेज आपके घर वालों के वेस्ट होंगे, बिल्कुल भी मत सोचना पता नहीं कितने लोगों को आप पीछे छोड़ के तब यहाँ पे आए हो। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। दूसरा, जो भी आपको ये चीज़ बोले कि तेरा सिर्फ जस्ट क्वालिफाई हुआ है, अगली बार और मेहनत करियो, तो बिल्कुल उससे बात करनी बंद कर दो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। सीपीडब्ल्यूडी इस बार ही निकलेगा आपका, मेहनत करने से मत घबराओ बस। तो चलो अब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आखिरी आखिरी के 20 दिन आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ऑल्दो मैं पर डे आपको टॉपिक्स बताता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स कर लेने हैं, क्योंकि जब आपके सामने न्यूमरस टॉपिक होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो आप सिर्फ पजल्ड होकर रह जाते हो कि मैं कौन सा टॉपिक कब करूँ। और पूरा दिन ख़त्म होने के बाद आप जब देखते हो कि आज आपने क्या किया, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बस इतना होता है कि आप बस डिसाइड ही करते रह गए कि आज मैं ये पढ़ूंगा, और एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो मैं पर डे का आपको इतना काम देता हूँ कि अगर आप उसको एज अ लाइफ पर्पस भी समझो कि आज आपको ये टॉपिक करने हैं, तो एटलीस्ट वो टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके अलावा आप जो पढ़ लो वो सब बोनस की तरह मानो। तो डेली मैं आपको पर्पस दे ही रहा हूँ कि आपको क्या करना है। प्लस इसके अलावा भी आपको अब जो स्ट्रेटजी रखनी है वो ये रखनी है कि टॉपिक कम करने हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ टाइम उनकी फ्रिक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर आपने स्लैब डिज़ाइन बोला कि मैं स्लैब डिज़ाइन करूँगा, सिर्फ मैं स्लैब डिज़ाइन करूँगा आरसीसी में से, तो आपको स्लैब डिज़ाइन सीखना है, इतनी बार उसका क्वेश्चन करना है, फ्रिक्वेंसी करीब 10-15 बार होनी चाहिए उसकी। इसका जो एसएससी जेईई का पेपर होगा, लगभग 70-80% आपको पता होगा कि क्या आने वाला है। ये पेपर पहले से ही आउट होता है एसएससी जेईई मेंस का कि आपको क्या क्या आने वाला है, और फिर भी इतने मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते बच्चे। उसका रीज़न यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में घुस जाते हो, अलग अलग टाइप के टॉपिक्स करने की कोशिश करते हो। आप ये सोचते हो कि मैं बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी कर लूँ, ताकि वो क्वेश्चन अगर जो आ गया तो सिर्फ मेरा ही सही हो। तो ये वाली मेंटेलिटी बिल्कुल छोड़ दो। एसएससी में नहीं काम आएगी ये, ईएससी में काम आ जाती है कि जितने आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर पाओगे वहाँ पे, उतना आप आगे आ जाओगे, क्योंकि ईजी क्वेश्चन वहाँ पे सबको आते हैं। लेकिन ईजी क्वेश्चन यहाँ पे सबको नहीं आते हैं। यहाँ पे जितने ईजी क्वेश्चन हैं उनको और ईजी क्वेश्चन आते भी हों, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर कम टाइम में कर पाना, ये भी एक स्किल होती है, ठीक है, जो आपको अभी टाइम के साथ साथ अटेन करनी है। तो आपका फंडा क्या रहेगा, जो टॉपिक हैं, बताए हुए टॉपिक हैं, कम टॉपिक बताऊंगा मैं, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी आपको बहुत ज़्यादा रखनी है। उसके अलावा आप फिर जो आपके मन में आए जो टॉपिक्स, उनको उसके बाद पढ़ना। दूसरा, आपको फुल टेस्ट देने हैं। फुल टेस्ट दोगे तो सिलेक्शन होगा। टॉपिक्स पढ़ते रहो, ठीक है, फ्रिक्वेंसी भी कितनी बढ़ा लो, लेकिन फुल टेस्ट में उसको अप्लाई नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो अच्छे से फुल टेस्ट दे देगा, कम टॉपिक्स को ज़्यादा बार कर लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगले 20 दिन आपको किस तरह से पढ़ना है पहले मैं बता देता हूँ। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है
और आज से आप ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो कुछ टॉपिक्स जो आपको करने ही हैं, सबसे पहले उनको करना है, वो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। तो जो मैं अभी आपको लिस्ट बताने जा रहा हूँ टॉपिक्स की, ये है कॉन्फिडेंस बूस्टर लिस्ट। कॉन्फिडेंस बूस्टर लिस्ट ये क्या करेगी, आपका कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट करेगी। आपको अभी बिल्कुल डिमोटिवेशन हो चुका होगा कि या तो इस वजह से कि जस्ट आपने क्वालिफाई किया है 0.01 मार्क्स से, या फिर इस वजह से क्योंकि अभी तक आपने टाइम वेस्ट कर दिया ये सोचते हुए कि आज से मैं तैयारी करूँगा या करूँगी। तो ये लिस्ट जो है आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। और ये लिस्ट करने से मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर इसको सही कर दिए इन सब के क्वेश्चन, तो 150 प्लस मार्क्स भी बड़े आराम से आ सकते हैं आपके। तो पहली बात तो वार्निंग यही है कि सिर्फ यही टॉपिक नहीं करने हैं, बल्कि इसका मतलब इस लिस्ट का ये है कि ये कॉन्फिडेंस बूस्टर लिस्ट है। इसको आप जब कर लोगे तो आपको 2-4 दिन में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप और टॉपिक्स भी करते रहोगे। तो ऐसा नहीं है, टॉपिक्स तो सभी करने हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। सबसे पहले ये टॉपिक्स होंगे, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक्स होंगे। जैसे मैंने बोला आपको सोम में एस एफ डी बी एम डी करना है, तो इस सोम में डिफ्लेक्शन भी करना है, लेकिन एस एफ डी बी एम डी सबसे पहले करना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। आपने डिफ्लेक्शन कर लिया, एस एफ डी बी एम डी छोड़ दिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। मान लो डिफ्लेक्शन आ भी गया पेपर में, लेकिन वो एक लक की वाली बात हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये मैं आपको लिस्ट देने जा रहा हूँ कि ये चीज़ तो आपको सबसे पहले करनी है, अगर आपने प्रिपरेशन अभी नहीं करी है। तो सोम के अंदर हो गया एस एफ डी एंड बी एम डी, सबको पता है। फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है क्योंकि दो दो रीज़न आते हैं। पहली बात तो एक्यूरेसी और दूसरा स्पीड, इनकी ही बात है। एस एफ डी बी एम डी निकालना हर किसी को आता है, लेकिन एग्ज़ाम में उतने टाइम में आप निकाल पाओ। अगर आप 15 मिनट में भी आपने एस एफ डी बी एम डी निकाल दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप बाकी बच्चों से पीछे छूट जाओगे पेपर के अंदर। तो एस एफ डी बी एम डी 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर बहुत टफ क्वेश्चन आया तब भी 10 मिनट। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे बढ़ेगी स्पीड, इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप करोगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। सिंपल सा फंडा है। तो इसका कोई ऐसा गोली नहीं है इसकी कि आपने खाली वो और आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई या स्पीड बढ़ गई। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, खुद से क्वेश्चन ट्राई करोगे, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया और उसके बाद फिर लिख लिया उसको वापस से। खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करने के बाद जो गलती करी, देखो कि आपके आंसर गलत हुआ, तो आप उसको वापस से सॉल्यूशन मत देखो, फिर से ट्राई करो उस क्वेश्चन को। जितनी बार खुद से उसको सही करोगे उतनी बार कुछ सीखोगे। सॉल्यूशन देख लिया तो बस कुछ नहीं सीख पाए फिर। ठीक है, हाँ, ऐसा भी नहीं कि मतलब पूरा दिन एक क्वेश्चन में ही निकाल दिया। अगर लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है तब सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, तो एस एफ डी बी एम डी एक्यूरेसी स्पीड दोनों को ही बढ़ाना है आपको। तो सबसे पहले सोम के अंदर एस एफ डी बी एम डी ये करना ज़रूरी है। आर सी सी के अंदर बहुत सारे डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको स्लैब एंड बीम डिज़ाइन दोनों ही एल एस एम से, मैं फिर से कह देता हूँ कि एल एस एम डब्ल्यू एस एम किसी से भी आ सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको एल एस एम से स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एल एस एम से करना है। चलो मानते हैं आपने एल एस एम से करके चले गए और वहाँ पे आ गया डब्ल्यू एस एम से। स्लैब डिज़ाइन आपने आपने एल एस एम से किया था और डब्ल्यू एस एम से आ गया। खुद से सोच के देखो कि कितने लोगों को स्लैब डिज़ाइन डब्ल्यू एस एम से आता होगा। अगर ये सोच पाओ और जेन्युइनली इसका आंसर दो, मुश्किल से 1-2% बच्चे होंगे जिनको डब्ल्यू एस एम से आता होगा। मतलब ये क्वेश्चन टफ वाली रेंज में आ जाएगा। तो ये आपका मेरिट लिस्ट को डिफाइन नहीं करेगा। ये क्वेश्चन 20-25 नंबर का जितना भी होगा उसको माइनस कर दो फिर टोटल मार्क्स में से, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे अटैम्प्ट कर पाएंगे इसको। तो कभी भी वो 1-2% के ऊपर मत सोचो, 80-90% के ऊपर सोचो। पेरेटो रूल को फॉलो करो कि जो चीज़ 80 मतलब कुछ 20% चीज़ें 80 से 90% मार्क्स को जो आपकी ऑक्यूपाई करती हैं। ये थोड़ा नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन यही चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो लगभग 60-70% आपके मार्क्स ले आते हैं। आप बिल्कुल जो लास्ट के टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उनको करने की कोशिश करते हो ये सोच के कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट मतलब स्मार्ट नज़र आऊँगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन भी कर दिया, लेकिन आप इजी क्वेश्चन गलत कर देते हो उस चक्कर में। तो सबसे पहले स्लैब डिज़ाइन बीम डिज़ाइन दोनों ही एलएसएम से प्रैक्टिस करनी है। 4-4 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पहले इनकी। स्टील के अंदर 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वेल्डेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन में क्या होगा, इन प्लेन कनेक्शन कि मान लो आपके पास इस तरह से कोई प्लेट लगा दी इसके अंदर और उसमें यहाँ पे लोड लगा, तो यहाँ पे कितना वेल्ड आप करोगे उसका साइज़ क्या होगा ये। दूसरा इन प्लेन में ही कि अगर जो ऐसा ही हुआ बोल्ट कनेक्शन ये, और आउट ऑफ प्लेन के अंदर अगर आपके पास ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेल्ड करोगे आप ये। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं स्टील के अंदर। ठीक है, चौथे नंबर पे सॉइल के अंदर मैं आपको 3 टॉपिक बता रहा हूँ।
पहला टॉपिक है कंसोलिडेशन। इसके क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको उतने क्वेश्चन। कंसोलिडेशन के बाद अर्थ प्रेशर, और तीसरा ओरिजिन ऑफ सॉइल, जो पहला टॉपिक होता है जिसके अंदर फेज डायग्राम होता है, उस टाइप के क्वेश्चन। ये तीनों प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ये मैंने इसलिए बताया कि इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपको आती ही है। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पे भी इसको आराम से कर लोगे, कुछ नया सीखने को नहीं होगा इसके अंदर। हाईवे के अंदर OSD कर लो सबसे पहले बस, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, थ्योरी की चीज़ें मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इरिगेशन के अंदर लेसी डिज़ाइन, लेसी से कैनाल डिज़ाइन, ठीक है। कैनेडी अभी मत करना, लेसी से कर लो अभी। सर्वे के अंदर राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और इंटरनल एंगल कैलकुलेशन, और लोकल अट्रैक्शन करेक्शन, ठीक है, ये हो गया। और एनवायरनमेंट के अंदर बीओडी कैलकुलेशन, बस इतना। ये कॉन्फिडेंस बूस्टर लिस्ट है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो सबसे पहले ये करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। और जिन्होंने मतलब तैयारी पहले से स्टार्ट कर ली है, इस लिस्ट में से टिक करो जितनी चीज़ें आपको आती हैं, और जितनी चीज़ें नहीं आती तो अभी सीख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सारे टॉपिक किए हुए हैं, तो आज आपका टास्क यही रहेगा कि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इनका एक क्वेश्चन पेपर बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 क्वेश्चन आ गए। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन ही आते हैं। इनका एज अ क्वेश्चन पेपर बना लो, खुद से क्वेश्चन डिसाइड करो इनके, और इसको पेपर को करो, तब देखो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर यहाँ पे कहीं कमी है, कोई गलत हो रहा है, तो सबसे पहले इनको पक्का करो। अगर आप इनको पक्का कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तो आप पूछोगे नहीं कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, खुद से अंदर से आवाज़ आएगी कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका। थियरी के एक दो टॉपिक बता देता हूँ मैं पहले आपको। BMC के अंदर सीमेंट, कंक्रीट, टिम्बर, ब्रिक्स। देखो, बात यह है कि BMC आपने पढ़ा हुआ है, लगभग आपको चीज़ें पता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, टिम्बर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ये बहुत जनरलाइज क्वेश्चन है, और इनके आप आंसर वैसे भी दे दोगे। तो इसमें कुछ ऐसा सीखने वाला नहीं है। अगर आपने कंक्रीट के बारे में पढ़ा हुआ है और उसका कहीं से कुछ क्वेश्चन आ गया, तो आप बना के लिख लोगे, कुछ नई चीज़ नहीं होगी आपके लिए। लेकिन जब तक आप थ्योरी को खुद से लिख के नहीं देखोगे, वहाँ पे आप लिख दोगे भले ही ज़रूर, लेकिन आप जब तक खुद से नहीं लिख के देखोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉइंट आपको अभी दिमाग में हो, वहाँ पे ना आए दिमाग में। तो ये आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट में क्या हो सकता है, जैसे वेन शेयर टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, ये सब टेस्ट ये बहुत ज़रूरी है। तो और आपका ट्रायक्सियल टेस्ट, ठीक है, ट्रायक्सियल टेस्ट, ये सब आपको पढ़ना है एज अ थ्योरी के अंदर। आपने सिर्फ ये भी कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ CPWD पक्का हो जाएगा, लेकिन अंदर से इतना बूस्ट आपके आ जाएगा कि हाँ भाई निकाल लूँगा मैं। अगले 20 दिन के लिए आपके पास एक इतना कॉन्फिडेंस होगा कि पेपर में भी अगर कॉन्फिडेंस है आपको, पेपर से पहले आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं पेपर क्रैक कर लूँगा, तो हो जाएगा क्रैक। लेकिन जब पेपर से पहले ही आपके अंदर फीलिंग ये होगी कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, 20 दिन पहले से तो तैयारी स्टार्ट किया मैंने, कहाँ मेरा सिलेक्शन होगा, तो पेपर आपको मौका भी नहीं देगा सोचने का। 2 घंटे का पेपर है, कब निकल जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो उससे पहले कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लिस्ट है आपको कॉन्फिडेंस देगी। बाकी जो डेली टॉपिक में आप दे रहा हूँ मैं आपको, तो उन सबको तो करते हुए चलो, ठीक है, उन सबको नहीं छोड़ना है, ताकि ये आपके ऊपर खुद से भी चेक हो कि हाँ डेली में कुछ पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये तो आपका हो गया टोटल। उसके बाद चलते हैं फुल टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो कुछ टिप्स मैं दे देता हूँ, ये सिर्फ उनके ही समझ में आएगी जिन्होंने फुल टेस्ट अभी तक अटैम्प्ट किया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने फेस किया है कि जितनी मुझे चीज़ें आती थी उतने मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाया एग्ज़ाम के अंदर। इसका रीज़न यही होता है कि फुल टेस्ट आपकी नॉलेज से अलग चीज़ होती है। फुल टेस्ट एक स्किल है जो कि आपको एक्वायर करनी होती है फुल टेस्ट देकर ही। आपको दुनिया भर की नॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, लेकिन आपने एक भी फुल टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया, तो 300 में से 100 नंबर भी आ जाए, 120 नंबर भी आ जाएँ, बहुत बड़ी बात है। अगर आपके फुल टेस्ट में पहले टेस्ट में 150 160 इतने नंबर आ रहे हैं, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। फुल टेस्ट बिना दिए 100 नंबर भी आना बहुत मतलब 100 नंबर भी ला पाना ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। तो लेयर वाइज मैं चीज़ें बताता हूँ आपको। 2 घंटे का मान लो आपका पेपर होगा, ठीक है। हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि जो थ्योरी है वो बाद में करें, न्यूमेरिकल पहले करें, और ये बिल्कुल सही अप्रोच है। बाकी आपकी अपनी अप्रोच हो सकती है। आप जितने भी फुल टेस्ट दोगे उसके अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट सूटेड रहेगा, कि आपको थ्योरी पहले करनी है, न्यूमेरिकल बाद में करना है, जो भी करना है आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आपको यहाँ पे बस एक आइडिया दे रहा हूँ, इसके थ्रू आप चल सकते हो। ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 घंटा है, 2 घंटे को आप 1.5 घंटा और आधे घंटे में डिवाइड करोगे। शुरू के 1.5 घंटे में आप न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन सभी करोगे,
और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद भी अगर आपके पास लगता है कि अभी न्यूमेरिकल कुछ सोल्व करने हैं मुझे, ठीक है, तो उसमें आखिरी के आधे घंटे में आप सबसे पहले जाके थ्योरी को अटैम्प्ट करना स्टार्ट करोगे। मान लो थ्योरी की आपके पास 6 क्वेश्चन हैं, आप न्यूमेरिकल काफ़ी कर चुके हो, अभी आपको दो न्यूमेरिकल और करने हैं। तो उन न्यूमेरिकल को करने की जगह आप पहले थ्योरी अटैम्प्ट करोगे। थ्योरी अटैम्प्ट करना क्यों ज़रूरी है? देखो, आखिरी के आधे घंटे में पहली बात तो न्यूमेरिकल अगर गलत हो गया तो आपके 0 नंबर आ जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उसका, मतलब चांसेस ये है कि एग्जामिनर आपके पूरे नंबर भी काट सकता है। तो आखिरी के आधे घंटे, मैं तो कहूँ 45 मिनट, लेकिन फिर भी आखिरी के आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हो गया तो आपके नंबर कट जाएंगे। आप थ्योरी में अगर जो कुछ भी लिख दिया आपने तो नंबर मिलने वाले हैं आपको। अगर आपने थ्योरी में 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे आखिरी के आधे घंटे में, उनमें कुछ भी 2-2 4-4 पॉइंट भी लिख दिए, तो सब में 2 नंबर के हिसाब से करीब 15-20 नंबर इस तरह से आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप 2-2 3-3 नंबर सब में मिल ही गए तो आपको, तो ये आपका बूस्ट होगा आखिरी में 15-20 नंबर का। और एक एक नंबर से जो डिपार्टमेंट होते हैं ना चेंज हो जाते हैं, सिलेक्शन होना ना होना एक एक नंबर पे भी डिपेंड कर जाता है कई बार। तो शुरू के 1.5 घंटे अगर आप फुल टेस्ट में भी ट्राई करोगे इसको, देखना अलग से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो शुरू के 1.5 घंटे न्यूमेरिकल करने हैं और आखिरी के आधा घंटा आपको आपको क्या करना है, ये थ्योरी अटैम्प्ट करनी है। अब थ्योरी अटैम्प्ट कैसे करनी है? तो जैसे ये समझो कि आखिरी के आधे घंटे बचे हैं और आपको थ्योरी की ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर आपको लिखनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्लीपर्स लिखनी है, ब्रिक्स के बारे में मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, कोई टाइप की ब्रिक आपको डिफाइन करनी है, या फिर डिफेक्ट्स इन ब्रिक्स बताना है आपको, वर्केबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, ट्राइक्सल टेस्ट आपके पास आ गया, और डेप्रीशिएशन लिखना है CPM पर्ट का। तो ऐसे मान लो कि ये मान लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर है 10 नंबर का, स्लीपर्स ये भी 10 नंबर का मान लो, ब्रिक्स जो है 15 नंबर का है, वर्केबिलिटी जो है 25 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ट्राइक्सल टेस्ट भी 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया 10 नंबर का क्वेश्चन। तो मान लो ये आपके पास क्वेश्चन आ गए। अब आपको अटैम्प्ट कैसे करना है? पहली चीज़, आपकी जो आधे घंटे का लास्ट के 30 मिनट्स का आपका एम ये होना चाहिए कि सब में कुछ ना कुछ लिख दो, ठीक है। तो आपको किस तरह से चलना है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हाँ सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका क्यू कैब हो चुका है, तो आपको अलग से पेज पे आपको नंबर लिख के नहीं छोड़ने की ज़रूरत है। आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको स्पेस मिलेगी, आपको वहीं पे उसको लिखना है, ठीक है। तो क्यू कैब आपके पास होगा, इसलिए आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो जैसे आप सबसे पहले क्वेश्चन पे गए प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर, तो उसके लिए आपको इतना पेज दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आखिरी के आधे घंटे की बात बता रहा हूँ, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर में आपको सिंपल आपको वहाँ पे पॉइंट्स लिख के छोड़ देने हैं कि हार्डनेस, ठीक है, इट शुड बी हार्ड, या फिर आप प्रॉपर्टी लिख दो इलास्टिसिटी, ठीक है, साउंडनेस, ठीक है, वेल सीजनड होना चाहिए, ठीक है, और क्या कहते हैं इसके अंदर नो डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, वार्पिंग नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, मेडुलरी रेयर्स के बारे में आप बता सकते हो, और आप इसके अंदर एनुलर रिंग्स के बारे में बता सकते हो। तो देखो, जो पहली प्रॉपर्टी ये आप हेडलाइन लिखो, तो हेडलाइन में मतलब ऐसे सिर्फ इलास्टिसिटी मत लिख देना, गुड इलास्टिसिटी लिख के फिर आगे उसको एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इलास्टिसिटी लिख के ये पॉइंट छूट गए और उसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिला वापस आने में, तो इलास्टिसिटी से कुछ नहीं पता चला। गुड इलास्टिसिटी लिखोगे तो उसको एज अ पॉइंट कंसीडर कर लिया जाएगा। जैसे आप लिखोगे क्या, डिफेक्ट्स, आपने सिर्फ डिफेक्ट्स लिखा, तो आप उसके आगे एक्सप्लेन करते कि हाँ उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, इस टाइप का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं मिला वापस से उसके आगे एक्सप्लेन करने का आपको, तो सिर्फ डिफेक्ट्स पे आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे अगर लिखोगे नो डिफेक्ट्स और आप आगे एक्सप्लेन नहीं भी कर पाए टाइम की कमी की वजह से, तब भी आपको उसके नंबर मिल सकते हैं। तो आखिरी के आधे घंटे किस तरह से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर इस तरह से पॉइंट लिख के आगे बढ़ जाना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्लीपर्स ऐसे इस तरह से ही प्रॉपर्टी लिख के आगे बढ़ना, सिर्फ इस तरह से गुड, नॉट गुड, बैड, गुड, ठीक है, इस टाइप से चीज़ें लिख के आगे बढ़ना, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते हुए चलना, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स के बारे में ऐसे ही लिख के आगे बढ़ना। वर्केबिलिटी का जैसे 20-25 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोशिश करना पहले कि 20 पॉइंट में सिर्फ लिख दूँ, एक्सप्लेन नहीं करना। जैसे पहला पॉइंट आपने लिखा वर्केबिलिटी, वाटर सीमेंट रेशो, तो आपको देखो हेडिंग तो ऐसे बनानी है कि हाई वाटर सीमेंट रेशो, सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है, और गुड ग्रेडिंग, ठीक है, या फिर वेल ग्रेडेड, और लिख सकते हो आप इसके अंदर कि टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, या फिर साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, बिग, इस टाइप से। तो मतलब ये लिख के चलोगे, 20 पॉइंट लिख दो। उसका ट्राइक्सल टेस्ट के अंदर एटलीस्ट ये कर दो कि CU टेस्ट, ठीक है, ट्राइक्सल टेस्ट में कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ये सब लिख दो, ठीक है। एटलीस्ट टेस्ट के बारे में लिख दो, थोड़ा सा डायग्राम बना सको तो बना दो, लेकिन आगे के लिए छोड़ो। मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उनकी हेडिंग लिख दो, उसका टाइम बचेगा। तो जो सबसे
ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने से स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, जब ये हो जाए फिर 25 नंबर वाला हो जाए फिर 20 पे आना, ये कंसोलिडेटेड रेंज में थोड़ा सा और लिखने की कोशिश करो। और उसके जब ये इसमें आपको लगे कि हाँ अब मुझे सोचना पड़ रहा है, और तो सोचने का टाइम नहीं होता। सोचने के लिए आप टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करोगे, सीधा उस पे क्वेश्चन पे जंप करोगे जिसके आपके पास पॉइंट बने हुए हैं। जैसे आपने 6 पॉइंट लिख दिए, 6 पॉइंट के बाद आप 7वां पॉइंट सोच रहे हो, तो सोचना नहीं है, दूसरे पॉइंट पे दूसरे क्वेश्चन पे जंप करो, उसके पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और ये बहुत मैटर करेगा। एक एक दो दो नंबर बहुत मैटर करेगा आपको। वहाँ पे बिल्कुल इस तरह से हाथ पैर फैला के छोड़ नहीं देना है चीज़ों को कि यार टाइम निकल गया, मैं कैसे इतने सारे क्वेश्चन छूट गए, कैसे करूँगा। नहीं, एक एक मिनट वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा आपका। तो थ्योरी आपको इस तरह से टाइम करनी है। तो आखिरी के आधा घंटा भी बहुत क्रूशियल होगा। आखिरी के आधा घंटा ये मत सोचना कि यार एक न्यूमेरिकल कर दूंगा पूरे नंबर मिल जाएंगे। थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, थ्योरी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी अगर आपको CPWD चाहिए। और थ्योरी आपको लगभग आपके साथ धोखा नहीं करती, जैसे न्यूमेरिकल आपके साथ धोखा कर देता है। 30 नंबर का आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर गलत आया, मिल गया 0। लेकिन थ्योरी में क्या होगा, कुछ भी लिखोगे, थ्योरी के साथ दिक्कत ये होती है कि आप लिखते ही नहीं हो और फिर सोचते हो कि थ्योरी में मुझे नंबर नहीं मिला। थ्योरी लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये रहेगा कि 1.5 घंटे में स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल, और फिर आधे घंटे में आखिरी में आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी एक दो टिप्स और पे, कि जैसे मान लो आप कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, राइज एंड फॉल मेथड का आपने न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, उसके अंदर आपने पूरी टेबल बना दी, RL लिख दिया, राइज लिख दिया, फॉल लिख दिया, ये सब चीज़ें। अब क्या हुआ, आपने सबसे पहले तो चेक करना जरूरी है इसको। वैसे चेक हो जाता है इसके अंदर, सिग्मा राइज सिग्मा फॉल माइनस करके देखोगे, आंसर सही आया तो सही आ गया, फिर तो चेक करने की जरूरत है नहीं, कोशिश करनी है। तो पहली कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि आपको जो रीडिंग है यहाँ पे टाइम बचाने की कोशिश मत करना। यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको एक एक रीडिंग आपको नोट करनी है। डबल चेक चाहे तभी लगा देना, और तब यहाँ पे आंसर इसका लिखना, क्योंकि जब एक बार पूरा गलत हो जाता है, आपने पूरी रीडिंग लिख दी, RL आपने सबके काउंट करके लिख दिए, तो भले ही आपके पास टाइम भी हो, आपका माइंड सेट ऐसा होता है, किसी का भी ऐसा होता है कि मैं दोबारा से चेक क्यों करूँ, एक बार हो गया। क्योंकि एक बार अगर जो मैंने चेक किया और वहाँ पे वो सही नहीं आया तो फिर डिमोटिवेशन हो जाता है। तो कोशिश करो कि पहली बारी में ही आंसर सही आए, बहुत एक्यूरेटली आपको करना है। जैसे आई सेक्शन दिया है, इसका आपको वाई बार निकालना है, इसका जेड निकालना है। कोशिश करो कि इनर्शिया, जैसे आप अलग अलग का इनर्शिया निकालोगे आप, ठीक है, अलग अलग का इनर्शिया निकालोगे, पहले सेंट्रोइड के अबाउट, इसके अबाउट निकालोगे, और उसके बाद एरिया मोमेंट से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप इसके अबाउट निकालोगे। या आपने अगर क्वेश्चन किया होगा, आपको आइडिया होगा, तो सबके आई जेड आप अलग अलग निकालोगे, आई जो होगा इसका अलग अलग निकालोगे, फिर ऐड करोगे। कोशिश करो जब पहली बार आप कर रहे हो तो बहुत अटेंटिवली करो, क्योंकि एक बार आंसर गलत आया इसका एक पार्ट का भी, तो आखिरी में आपका न्यूमेरिकल का आंसर गलत हो जाएगा, आपको 0 नंबर भी मिल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में कोशिश करो एक एक बार 2 बार चेक करके कोशिश करो करने की, या फिर पहली बारी में ही इतने अच्छे से करो कि आंसर उसका आना चाहिए सही। ठीक है, तो बाकी तो मैं आगे वीडियोस में बताता रहूँगा, और ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो यही रहेगी स्ट्रेटेजी आपकी अगले 20 दिन की। तो समराइज़ करके मैं बता दूं, सबसे पहले कॉन्फिडेंस लिस्ट के ऊपर काम करो। ये जो कॉन्फिडेंस लिस्ट में आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं, सबसे पहले इनके ऊपर मास्टरी करो। उसके बाद फिर आगे टॉपिक्स ऐड करते रहो डेली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करने ही पड़ेंगे आपको ऐड। जो SSC JEE की प्रीवियस ईयर पूरी किताब है वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी एक बारी। ठीक है, दूसरा फुल टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, हर 3 दिन में आपको फुल टेस्ट दे देना है एक। मैं भी संडे और थर्सडे को कोशिश करता हूँ कि आप लोग फुल टेस्ट दे सको, इसलिए मोटिवेट भी करता हूँ और खुद से वहाँ पे जाके आपको बूस्ट भी करता हूँ वहाँ पे, ताकि आप फुल टेस्ट दे सको, तो आपका भला हो सके उसके अंदर, आपको 1 साल और वेट ना करना पड़े, क्योंकि प्री क्लियर करके आए हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। अप्रिशिएट करो अपने आप को, आप बहुत बच्चों से आगे निकल गए, बहुत बच्चों का 0.01 मार्क्स से भी रहा है। ठीक है, तो थैंकफुल हो जाओ, मतलब गॉड के लिए थैंकफुल हो, और ये जो मौका मिला है भगवान ने दिया है आपको, इसको बिल्कुल मत छोड़ो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।